Student collaboration, class 10C, subject social science. Our school name is Veer Savarkar Sarvodaya Kanya Vidyalaya number 1 Kalka Ji. Our subject teacher name is Mrs. Pratibha Tomar ma'am. This video is made by Deepika Chaurasia, Kainat, Riddhi, Upasna Mishra and Lovely. I am Kainat Islam. The topic of this video is agriculture in India. India is an agriculturally important country. इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत पुरानी और पारंपरिक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. हमारे देश की 2/3 आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. जैसे जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसकी ज़्यादातर चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है. जैसे टेक्सटाइल कंपनी के लिए कॉटन और रबर बेस्ड कंपनी के लिए रबर एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. ऐसे ही बहुत सी चीज़ें. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. ये सारी चीज़ें भी एक्सपोर्ट की जाती हैं. Now we will discuss about types of farming. There are 3 types of farming: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. अब हम इनमें डिफरेंस क्या है वो पहले देखेंगे. प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो पुराने समय से जो फार्मिंग का सिस्टम यूज़ होता आ रहा है, पुराने तरीक़ों से यूज़ होता आ रहा है, उसे हम प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे. दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो लैंड है जहाँ कल्टीवेशन हो रही है उस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है. मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है वहाँ पे फूड के लिए. बट तरीका पुराना ही होता है प्रिमिटिव की तरह, लेकिन उसमें ज़्यादा वर्कर्स मिलके एक ही ज़मीन पे मेहनत करते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उगा सकें. एंड थर्ड इज़ कमर्शियल फार्मिंग. इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे नई फार्मिंग स्किल के साथ फार्मिंग की जाती है, उसे कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे. So let's see this primitive subsistence farming. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops. Use primitive tools like hoe, dao and digging sticks. Farmers जो हैं एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, मतलब घास को जलाकर वो एरिया खाली करते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं और वो पुरानी चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे कि कुल्हाड़ी और हल. Farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of the other environmental condition. इस तरह की फार्मिंग में बरसात पे डिपेंड करती है और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है. मतलब कोई भी फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन मेथड का यूज़ नहीं किया जाता इन तरह की फार्मिंग पे. ये ओनली नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करती है. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. मतलब मान लो अगर किसी लैंड पे बहुत ज़्यादा खेती हो चुकी है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. उसके बाद फार्मर्स उस लैंड को छोड़ के किसी और पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके उस पर खेती करते हैं. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस. इस तरह करने से जो मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो गया है उसे रिप्लेनिश करने का मौका मिल जाता है और फिर से फर्टिलिटी रिगेन करने का मौका मिलता है. द फार्मर्स डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स. फार्मर्स जो हैं फर्टिलाइज़र और मॉडर्न इनपुट्स का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं इस तरह की फार्मिंग में. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक जूमिंग, मिल्पा, रोका एट्सेट्रा. ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है जिसे पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे जूमिंग, मिल्पा, रोका एट्सेट्रा. Next is intensive subsistence farming. It is a labor intensive farming. ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और जहाँ पर लैंड के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड और ज़्यादा लोग उसी पीस ऑफ लैंड पर मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके फूड की. हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. यहाँ पर बायोकेमिकल जो चीज़ें हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, उसका इस्तेमाल किया जाता है हाई डोजेस में ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और इरिगेशन का मेथड भी यूज़ किया जाता है. थस देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. इसी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है. नाउ कमर्शियल फार्मिंग. यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. यहाँ पर मॉडर्न तरीका यूज़ किया जाता है जैसे कि HYV सीड्स,
यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ मैन्योर पे डिपेंड नहीं रहा जाता है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जाती है। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha is a subsistence crop. Commercial farming भी हर जगह पर सेम नहीं होती। जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस कमर्शियल क्रॉप है, एकदम बड़े स्केल पे, एकदम बिजनेस स्केल पे किया जाता है, लेकिन उड़ीसा में वो एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, मतलब वहाँ पर नॉर्मल तरीके से उगाया जाता है। अब आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग का ही हिस्सा है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस टाइप की फार्मिंग में एक ही सिंगल क्रॉप बड़े पैमाने में उगाया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये प्लांटेशन मेनली इंडस्ट्री के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे चाय जो है, ऐसा नहीं है कि वो सीधे बगान से टूट के आपके घर पे आ जाए, उसे पहले फ़िल्टर होगा, पैक होगा, देन आपके घर आएगा। सो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक प्लांटेशन एक इंटरफेस है। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट्स लेबर। प्लांटेशन एक बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है जहाँ लेबर्स का भी यूज़ होता है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाएगा। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल एंड कॉफ़ी इन कर्नाटक। मतलब मेनली टी की प्लांटेशन असम एंड नॉर्थ बंगाल में होती है और कॉफ़ी की कर्नाटका में। नेक्स्ट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मेनली यहाँ सीज़न बेस पे बताया गया है। 3 सीज़न में क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ रबी क्रॉप, सेकेंड इज़ खरीफ क्रॉप, थर्ड इज़ ज़ैद क्रॉप। विंटर में जो क्रॉपिंग की जाती है उसे रबी क्रॉप कहते हैं। रेनी सीज़न में जो क्रॉपिंग की जाती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं और समर सीज़न में जो क्रॉपिंग की जाती है उसे ज़ैद क्रॉप कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रबी क्रॉप। सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये क्रॉप अक्टूबर टू दिसंबर में उगाए जाते हैं और समर में अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। फाउंड यूजुअली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश। जो मेनली रबी क्रॉपिंग की जाती है वो इन्हीं एरियाज़ में की जाती है। द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर Pradesh and parts of the Rajasthan has been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. Green Revolution जो हुआ था उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट रबी क्रॉप्स को ही हुआ था। Then we have Kharif crop grown with the onset of monsoon in and harvested in September to October. मानसून की शुरुआत में इसे उगाया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। Important crops grown are rice, maize, जवार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये सब मेन इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये सारे मेनली राइस ग्रोइंग रीजन हैं। In states like Assam, West Bengal and Orissa, 3 crops of rice are grown in a year. These are Anas, Aman and Boro. ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जहाँ पर 3 तरह की राइस उगाई जाती है। मतलब साल में 3 बार यहाँ पे राइस उगाई जाती हैं। 3 तरह की राइस होती है, औस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट इज ज़ैद क्रॉप। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द ज़ैद सीज़न। रबी और खरीफ सीज़न के बीच में एक छोटा सा सीज़न है समर मंथ में, जिसे ज़ैद सीज़न कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। इन सीज़न के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ये सारे हैं। फॉडर क्रॉप्स मीन्स जो चारा गायों को दिया जाता है या किसी जानवर को दिया जाता है, उन्हें फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो।
शुगर केन को ग्रो करने के लिए लगभग पूरा साल लग जाता है। Hello friends, I am Upasna. Today I am explaining the map of India top 10 rice producing state 2016 to 17. Rice producing states are West Bengal come first, producing 15.3 million tons of rice in India. Second, Uttar Pradesh 13.75 million tons of producing rice in India. Third number, Punjab 11.59 tons rice producing. Fourth number, Odisha 8.33 million tons producing of rice. Fifth number, Bihar 8.24 production million tons of rice. Sixth number, Chhattisgarh 8.05 million tons rice producing. Seventh number, Andhra Pradesh 7.45 million tons rice producing. Eighth number, Telangana 5.17 million tons producing rice. Ninth number, Assam 4.73 million tons rice producing. 10th number, Tamil Nadu 2.37 million tons rice producing. We see that West Bengal producing very large amount of rice and Tamil Nadu producing very less amount of rice. Because the reason is West Bengal is the side of Bay of Bengal and rice have to grow very irrigation. In Tamil Nadu there is humidity nature to grow of rice, but rice have to get very sunshine. Now we see the map of India top 10 wheat producing states 2015 to 16. First number, Uttar Pradesh producing 26,874 tons wheat every year. Second number, Madhya Pradesh 17,689 tons producing of wheat. Third number, Punjab 81,000 tons producing of wheat. Fourth number, Haryana 11,352 tons of wheat producing. Sixth number, Bihar 4,753 tons producing of wheat. Seventh number, Gujarat 2,484 tons of producing wheat. Eighth number, West Bengal 960,000 tons producing of wheat. Ninth number, Uttarakhand 761,000 tons producing of wheat. 10th number, Maharashtra 758,000 tons of wheat producing. We see in this map Uttar Pradesh producing a large amount of wheat and Maharashtra producing less amount of wheat. We know that rice is a kharif crop and wheat is a rabi crop. I am कायनात इस्लाम. नेक्स्ट है ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स क्या होते हैं जिससे ऑयल निकलता है, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम यानी तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर. ये वो सीड्स हैं जिनसे ऑयल निकलता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं. कवर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री. पूरे कंट्री के 12% क्रॉप्ड एरिया में ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं. दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम. ये एडिबल भी हैं और कुकिंग मीडियम में भी यूज़ किए जाते हैं. ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स. इन सब के प्रोडक्शन में भी ऑयल सीड्स का यूज़ होता है. देन वी हैव टी. टी कल्टिवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप. टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है और ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप. बेवरेज क्रॉप मीन्स जो पानी के अलावा पीने वाली चीज़ें हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं उन्हें हम बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. इट रिक्वायर्स अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर्स.
टी का प्लांटेशन बहुत बड़े स्केल में किया जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर सस्ते और स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं। ये नहीं होता है कि मतलब जल्दी जल्दी जो पत्ते उखाड़ लो, यहाँ पे चुन चुन के पत्ते उखाड़ने पड़ते हैं, बहुत स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टेड ऑफ टी इन द वर्ल्ड। हम चाय के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये लीडिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर चाय की प्लांटेशन होती है। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया पूरे वर्ल्ड के 4% कॉफ़ी की प्रोडक्शन करती है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल। कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में बाबा बुदान हिल से इंट्रोड्यूस हुआ। टुडेज इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। यहाँ पर कॉफ़ी की मेनली प्रोडक्शन की जाती है। नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीस, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इंडिया इन सब का इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फूड्स। इंडिया जो है वो अलग अलग जोन में अलग अलग वेराइटीज़ के फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। So friends, I am Upasna Mishra. I am explaining non-food crops. In non-food crops, the rubber is present. Now we know about rubber. It is a equilateral crop. मतलब ये एक इक्विलेटरल क्रॉप है। अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। हमारा जो रबड़ है वो ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। इट इज़ रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा रबर होता है उसे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है और उसे ग्रो के लिए मतलब इरिगेशन के लिए 200 सेंटीमीटर में पानी चाहिए होता है और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ इंडस्ट्रियल मटेरियल है। मतलब विदाउट रबर मतलब हम लोग का काम बहुत कम है। लाइक टायर्स हो गए, बाइक के बॉल्स हो गई, गर्ल्स की हेयर बैंड हो गई, हमारी इरेजर हो गई, ये मटेरियल्स हैं जो मतलब रबर से बनते हैं और इसके बिना हमारा कोई काम नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गोरो हिल्स इन मेघालय। रबर जो है हम लोग को मतलब केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गोरो हिल्स ऑफ हिमालय मेघालय में मिलता है ज़्यादातर। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। हमारा जो इंडिया है वो 5th पोजीशन पे आता है पूरी वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर के लिए, मतलब जो हमारा नेचुरल रबर होता है। नाउ वी एक्सप्लेनिंग फाइबरस क्रॉप like cotton, jute, hemp, silk. In fiber crop, cotton, hemp and jute are derived from crops where silk is obtained from cocoon of the silkworm fed on green leaves, especially in mulberry. कॉटन, हेम्प और जूट होता है वो एक क्रॉप्स होते हैं, पर उसमें जो सिल्क होता है वो सिल्क वर्म से मिलता है, उसके ककून से, जो स्पेशली मलबरी ट्री होता है उस पे हमें मिलते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज, जो हमारा सिल्क वर्म से हम लोग का जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो हम फाइबर्स क्रॉप्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, स्टार्टिंग विद कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है एक बहुत मेन रॉ मटेरियल जो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इंडिया जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में।
Third point, grows well in dry part of the black cotton soil of the Deccan Plateau. हमारा जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है डेक्कन प्लेट्यू में. फोर्थ पॉइंट, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट. हमारा जो कॉटन है उसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, हल्की रेनफॉल चाहिए और इरिगेशन एग्जाम्पल 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, और उसे सनशाइन मतलब धूप चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए, जिससे हमें एक परफेक्ट कॉटन प्लांट मिलता है. फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर. हमारा कॉटन है वो खरीफ क्रॉप है, मतलब जो बरसात के मौसम में होता है, और इसे 6 से 8 महीने लगते हैं. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, हमारे कॉटन जहाँ पे मतलब उगते हैं, जो उनकी मेन जगह है कॉटन्स की, इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. नाउ वी स्टडी अबाउट जूट. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. हमारा जो जूट है इसे हम गोल्डन फाइबर मानते हैं क्योंकि ये काफ़ी येलोशिश होता है. सेकेंड पॉइंट, जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर. जूट को है मतलब अच्छे से अच्छी मिट्टी चाहिए, मतलब फ्लड्स एरिया में लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, और मतलब जो सॉइल बार बार धुलता रहता है, साफ़ होता रहता है पानी सबसे. थर्ड पॉइंट, हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. जूट को जो है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए. हमारा जो जूट है मेनली पाया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. ये मेजर जगह हैं जूट प्रोड्यूसिंग के लिए. जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, फ्लड प्लेन्स, मतलब यहाँ पे फ्लड्स का प्लेन होता है जिससे मिट्टी वहाँ की काफ़ी साफ़ होती है और मतलब साफ़ होती रहती है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गोनी, बैग्स, मैट, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. जूट जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे रियल लाइफ में बहुत यूज़फुल होता है. एग्जांपल्स हमने देखे हैं जैसे बैग्स, मैट, रोप्स, गोनी जो चावल आटे की आती है वो, कारपेट्स और अदर में हमारा बहुत से क्राफ्टिंग मटेरियल्स होते हैं जूट के जो हम बनाते हैं. ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ अ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन. जूट जो है काफ़ी हाई कॉस्ट में है जिससे वो लूजिंग मार्केट में सिंथेटिक फाइबर जो पैकिंग मटेरियल होते हैं उनके पर्टिकुलर नायलॉन के लिए होता है. आई एम दीपिका चौरसिया. टॉपिक द फ्री एग्रीकल्चर एक्ट्स. हाल ही में एक एक्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लोग उसके फेवर में क्या बोल रहे हैं, अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं और उससे क्या चेंज आएंगे. हमारे राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना दिया, तो उसे हम बिल नहीं उसे एक्ट कहेंगे. तो आओ देखते हैं कि इस एक्ट में है क्या. The three acts. First, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. Second, the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. Third, the Essential Commodities Amendment Act 2020. Act 1. इस एक्ट में है, आइए मैं आपको बता दूँ. विल अलाउ बैरियर फ्री इंटर एंड इंटर स्टेट ट्रेडर. फार्मर कहीं पे भी अपनी उपज बेच सकता है. प्राइवेट मंडी स्टैब्लिश होगी. भारत का भी एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्या है, 1950 में APMC लागू हुई थी. इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़. इसमें मिडलमैन अपनी आके उपज बेचते हैं. मिडलमैन को हिंदी में आड़ती कहा जाता है. मिडलमैन किसानों से उपज लेते हैं, फिर वो बड़े ट्रेडर्स को, बड़े रिटेलर्स को बेचते हैं. और यहाँ पे 7000 APMCs हैं. इन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस प्रोवाइड होता है, इसीलिए ये अपनी उपज मिडलमैन यहाँ पे आके बेचते हैं. द चेंज. अब देखते हैं कि इस एक्ट के आने के बाद चेंज क्या आया. लेकिन अब कोई भी कंपनी या ट्रेडर किसानों से जाकर सीधा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकते हैं. फार्मर ऑब्जेक्शन. फार्मर इसका ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं. पर अगर प्राइवेट कंपनी कम रेट पे अनाज ले
तो किसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि देश के 85% किसान छोटे लेवल पे फार्मिंग करते हैं और वो अपनी उपज APMC में नहीं बेचते। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उन्हें गवर्नमेंट क्लासीफाई करता है स्मॉल लैंड होल्डिंग। और उन्हें दूसरा डर ये है कि प्राइवेट मंडियाँ APMC को बंद कर देंगी, क्योंकि APMC में खरीद होगी नहीं और इसे मेंटेन करने में खर्चा आता है। तीसरा डर उन्हें यह है कि APMC में खरीद फरोख्त में टैक्स लगता है और कंपनीज उससे बेचने के लिए प्राइवेट चैनल से जाएगी और इससे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। चौथा डर उन्हें यह ट्रैवल और स्टोरेज का खर्चा होगा। स्टेट गवर्नमेंट, इनका क्या कहना है? इफ़ प्राइवेट बायर्स स्टार्ट परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर दे विल लॉस आउट ऑन टैक्सेस दैट आर चेंज एट मंडीज। Second, the potential scrapping of mandis endangers the job of millions who work there. Act 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें क्या है? प्री एग्रीड प्राइस, मतलब अगर कोई कंपनी हो तो फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि मैं तुम्हारी उपज इतने में लूँगी और उस समय चाहे उस उपज का रेट मंडी में कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। और इसके अगेंस्ट में लोग कह रहे हैं पर कंपनीज हमेशा किसानों को अच्छी लागत नहीं दे सकती, क्योंकि शुरुआत में ये कंपनी इस्टेब्लिश होने के लिए अच्छी फंडिंग दे देंगे। लाइक जियोमैट, वहाँ हमेशा हर चीज़ रेट चेंज होता रहता है। लाइक अमेज़न, आज से 7 साल पहले इस पे डिलीवरी फ्री थी, पर अब नहीं, क्योंकि ये मार्केट ऐसा ही काम करता है। और अगर APMC बंद हो गई तो किसान को ना चाहते हुए भी अपनी उपज प्राइवेट कंपनीज को बेचनी पड़ेगी। किसान की डिमांड MSP ना हटाया जाए और गवर्नमेंट ने भी कहा है MSP नहीं हटेगी, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में MSP नहीं होगी और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और किसान की डिमांड है कि जितना MSP गवर्नमेंट देगी उतना प्राइवेट कंपनी भी दे और इससे लीगल कर दे। उनकी डिमांड ये है। एक्ट 3, होर्डिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें इलीगली स्टोर कर लेना। पहले भारत में ऐसा बहुत होता था कि किसी चीज़ को स्टोर कर लो और जब रेट अच्छे हों तब बेचो, तो इसके लिए कानून बनाया गया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। पर अब इसमें ढिलाई दी जा रही है कि प्राइवेट कंपनीज जितना चाहे उतना स्टोर कर सकती हैं, पर वो वॉर और पैंडेमिक की सिचुएशन में चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। और इसके अगेंस्ट बहुत बातें आ रही हैं, जैसे इसकी वजह से किसानों को डर है कि आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुअल हो सकता है, जैसे मिडलमैन करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को अपनी उपज बहुत कम दामों में बेचनी पड़ सकती है। डिमांड्स ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें है ये कि MSP लीगल करे ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके। APMC रिफॉर्म आर नीडेड नॉट इट्स रिमूवल, इसमें कहना ये कि APMC को रिफॉर्म करे, रिमूव नहीं। MSP लीगल करे ताकि किसानों को फ़ायदा हो। मिडलमैन कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी मिडलमैन रख सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे, प्राइवेट प्लेयर नहीं। इम्प्लीमेंटेशन, A, प्राइवेट मार्केट हायर प्राइजेस फॉर प्रोड्यूस बेटर फॉर फार्मर्स। B, नो मोर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ MSP फार्मर्स एट द व्हीम्स ऑफ मार्केट कारपोरेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।